जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, यूटेरिया का वॉल्यूम 2 चल रहा है। ठीक है, 1 से लेकर के 7 सेट तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इन सभी सेट के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस सेट में दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन है, फुल सेट का है दोस्तों, जो कि यूट्यूब पर बहुत ही कम अवेलेबल है। तो आप जो है इसको जो पूरा देखिए दोस्तों, विस्तृत व्याख्या किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से किया गया दोस्तों। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक करके और एक सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 8 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले को दिगंबर कहलाते थे। गलत है दोस्तों, दिगंबर नहीं, तीर्थकर कहलाते थे। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांतों को उपदेश देने वाले को तीर्थकर कहलाते थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। सही है। जैन धर्म में अजीतनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थकर हुआ, ये भी सत्य है। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। और 24वें तीर्थकर, 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर जो है महावीर हुए, महावीर हुए। तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कहता मध्य गंगा का मैदान को अनुगंग कहते हैं, यह सत्य है। मध्य गंगा के मैदान को अनुगंग कहते हैं। आधुनिक प्रयागराज को प्रयाग कहते हैं। आधुनिक प्रयागराज को प्रयाग कहते हैं, ये भी सत्य है। आधुनिक दिल्ली को साकेत कहते हैं। गलत है दोस्तों, आधुनिक दिल्ली को साकेत नहीं कह करके अयोध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोध्या। आधुनिक दिल्ली को अयोध्या के नाम से जाने जाते हैं, तो ये गलत हो गया। आधुनिक पटना को मगध कहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लोथल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और इसका खोजकर्ता की बात करें तो 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा जो है इसका खोज करता है। यहाँ से प्रसिद्ध गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है तथा चावल, फारस के मुहर और हाथी दांत का साक्ष्य मिला है। अगर डाबरकोट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में यह, और यह जो स्थल है दोस्तों भारत में स्थित नागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और सबसे बड़े हड़प्पा स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी ही है। ठीक है, कालीबंगन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान के गठन शिवाजी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अष्टप्रधान की थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों कि अष्टप्रधान में कौन कौन से और क्या क्या थे। तो अष्टप्रधान में पहले तो पेशवा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बहुत सा कि पेशवा का अर्थ क्या होता है? तो पेशवा का अर्थ होता है सर्वोच्च अधिकारी, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री यानी सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, अमात्य, अमात्य क्या है दोस्तों? राजस्व मंत्री है, राजस्व मंत्री। सुमंत कौन है दोस्तों? विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। चिटनीस कौन है दोस्तों? राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री, राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री, चिटनीस इसे कहते हैं, याद रखिएगा। सेनापति जो है सेना का प्रधान होता है। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता है। पंडित राव जो धार्मिक सलाहकार होते हैं, और वाक्यानबीस गृह मंत्री। ये सभी जो है शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 5 की ओर। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री का नाम से जाने जाते थे। तो अभी बताए थे दोस्तों विदेश मंत्री जिसे सुमंत कहते थे। ठीक है, विदेश मंत्री क्या थे? सुमंत थे, अभी बताए हैं ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अमात्य जो है राजस्व मंत्री था। पेशवा प्रधानमंत्री। ठीक है, और चिटनीस जो है राजकीय पत्राचार वाला जो है चिटनीस है।
तो इस तरह से याद रखिए क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं 6 की ओर। दीवान अर्ज निम्नलिखित में किस विभाग से संबंधित है? दीवान अर्ज जो है सैन्य विभाग था, जिसे हम कहते हैं रक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीवान अर्ज क्या है? रक्षा विभाग है। इसी तरह से कुछ विभाग का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में दीवान कोही। दीवान कोही क्या है दोस्तों? एक कृषि विभाग है, ठीक है, कृषि विभाग है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दीवान बंदगान क्या है दोस्तों? दास विभाग है, दास विभाग, ठीक है। दीवान खैरात ये क्या है दोस्तों? दान विभाग, दान विभाग। दीवान इस्तिहाक ये पेंशन विभाग है, पेंशन विभाग है। इन तीनों विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। एक विभाग और है दोस्तों, जिसका नाम है दीवान मुस्तक खराज। दीवान मुस्तक खराज भू राजस्व के वसूलने के लिए विभाग था, जिसका निर्माता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। आप जानते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व जो है कर 1/2 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहता चित्तौड़ में वह अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। गलत है दोस्तों, चित्तौड़ अभियान में साथ नहीं था, ये जो है रणथंभौर अभियान में साथ था। रणथंभौर अभियान में जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। उसने रणथंभौर के किले का सजीव वर्णन किया था, यह सत्य है। अमीर खुसरो ने दक्षिण अभियान पर पुस्तक की रचना की थी, ये भी सत्य है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के अतिरिक्त अन्य सुल्तानों का भी शासनकाल देखा था, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों के आक्रोश और विद्रोह के लिए निम्नलिखित में किस कारक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? राइट आंसर होगा कहता है नए करों का भारी बोझ, ये सत्य है। आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, ये भी सत्य है। स्वदेशी उद्योग का विनाश, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुआ का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुआ था स्वामी सहजानंद के द्वारा, ठीक है। इसका प्रथम महासचिव की बात करते हैं, फर्स्ट महासचिव की बात करते हैं दोस्तों, तो एन जी रंगा जो है इसका पहला महासचिव थे, ठीक है। इसी के द्वारा ही यानी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही बिहार किसान सभा की स्थापना हुआ था। बिहार किसान सभा की स्थापना जो कि 1929 में हुआ था। इन्हीं के द्वारा ही कुछ पत्रिका भी लिखा गया दोस्तों, जैसे में हुंकार नामक पत्रिका जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इनका एक कथन है दोस्तों, इनका एक आत्मकथा है, जिसका नाम है मेरा जीवन ही संघर्ष है, मेरा जीवन ही संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता हो विद्रोह का आयोजन सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया। हो विद्रोह का आयोजन जो है सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया, यह सत्य है, ठीक है। हो विद्रोह जो है 1820 से लेकर के 1837 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? झारखंड के सिंहभूम में। कहता हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति का एक प्रमुख मुद्दा था, ये भी सत्य है। मुंडा विद्रोह को साहूकारों एवं वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सत्य है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? बता सकते हैं 1899 से 1900 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की ओर। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा शीलभद्र याजी, ठीक है, शीलभद्र याजी। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं दोस्तों, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र देने के बाद किया था 1939 में। 1943 में आजाद
आजाद हिंद फौज का जो है कमान संभाला था और 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। ठीक है, इन्होंने और बहुत सारे कमेटी का स्थापना भी किया था दोस्तों, जैसे में नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसका स्थापना 1938 में किया था, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना या फिर फ्री इंडिया लीजन की स्थापना, इसका भी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1941 से 42 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। यह इस अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन है। एक अधिवेशन है दोस्तों बांकीपुर अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन, ठीक है, जो कि इसे पटना अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। यह 1912 में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है आर.एन. मुधोलकर ने किया था। आर.एन. मुधोलकर ने जो इसका अध्यक्षता किया था। एक और है दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन, आप जानते होंगे रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। इसका अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। अबुल कलाम आजाद ने जो इसका अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 13 की ओर। निम्न में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है। लॉर्ड कर्जन का जो है शासनकाल कब से कब तक था? तो 1899 से लेकर के 1905 तक जो है यह वायसराय के रूप में कार्यरत रहे हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही। लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे दोस्तों तो इसका शासनकाल 1910 से लेकर के 16 तक था। इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं दोस्तों तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से लेकर के 1921 तक था। ठीक है, और लॉर्ड इरविन की बात करते हैं दोस्तों तो 1921 से लेकर के 1926 से लेकर के 1931 तक इसका शासनकाल था। लॉर्ड इरविन के समय में ही साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? तो भारत जो है 1928 में आया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो अब आप जो है इसको क्रम वाइज बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 14 की ओर। लौह अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। कहता है बैलेडीला पहाड़ी से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क को विशाखापत्तनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ये सत्य है दोस्तों। कहता है हेमाटाइट लौह अयस्क का उपभोग अधिक मात्रा में हुआ है। ये भी सत्य है। अतः दोनों के दोनों कथन सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से किस प्रकार के शैल संरचनाओं में पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा टर्सरी क्रम के शैल में। टर्सरी क्रम के शैल में पेट्रोलियम पदार्थ और शैल संरचनाएं जो है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 16 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, देखिएगा। बाढ़ कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में बाढ़ आता है। अगर भूकंप की बात करते हैं दोस्तों तो हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में भूकंप आता है। सूखा जो है झारखंड और उत्तरी ओडिशा में सूखा आता है। और चक्रवात कहाँ आता है दोस्तों? मध्य पूर्वी भारत में। इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो अभी तो देखें दोस्तों इंद्रावती सबरी। एक और है दोस्तों पेनगंगा, प्राणहिता और क्या है दोस्तों बता सकते हैं? मंजीरा। तो ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों तो यह दक्षिण भारत के या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करते हैं दोस्तों तो सेकेंड नंबर पर आता है कृष्णा नदी। कौन सा आता है दोस्तों? कृष्णा नदी आता है। ठीक है, हम लोग गोदावरी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। इसे वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्रवास के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। कहता कौन सा कथन असत्य है?
प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। ये बिल्कुल सत्य है। उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों के द्वारा भेजी गई हुंडी है। ये भी सत्य है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गलत कथन चुनने के लिए कह रहा था। सौर मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा दोस्तों। कहता है निहारिका सौर मंडल के जनक माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। निहारिका जो है सौर मंडल के जनक माना जाता है। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों के भीतरी ग्रह कहा जाता है। बताइए सत्य है। ये भी सत्य कथन है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल से क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर अवस्थित है। ये गलत है दोस्तों। यह जो है अंदर नहीं स्थित होकर यह बाहर में स्थित है। यानी बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर अवस्थित है, बाहर में। तो 3 नंबर जो है गलत हो गया। 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले धूल कणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है। कहता है धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। ये सत्य है। धूल कण वायुमंडल में आर्द्रग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये भी सत्य है। ठीक है। धूल कण मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं। ये गलत है दोस्तों। ऊपरी भाग मौजूद नहीं होकर ये निचली भाग में मौजूद है। ठीक है, नीचे होते हैं, निचले भाग में। ये तो गलत हो गया। कहता वर्षा, कोहरा, धुंध, बादल आदि का निर्माण धूल कणों के प्रतिफल से हुआ। ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत कथन है। कहता कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 21 की ओर। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकार करता है। तो किसके शोषण के विरुद्ध, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के शोषण के विरुद्ध, स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो शासन प्रणाली की संरचना क्या है दोस्तों, कहता है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन एक स्तरीय संरचना है। एक स्तरीय संरचना कोई भी नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, तो यह तो गलत हो गया। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ये बिल्कुल सही दोस्तों। त्रिस्तरीय संरचना का प्रतिपादन जो है बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया गया था। ठीक है। ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन को द्विस्तरीय संरचना। ये भी सत्य है दोस्तों। द्विस्तरीय संरचना का प्रतिपादन जो है अशोक मेहता समिति ने किया था। अशोक मेहता समिति, इसका गठन जो है 1977 में हुआ था। तो 2 और 3 सही आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B+C। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 की ओर। कहता सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों को सुनवाई कर सकता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कहता है वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले में। ये गलत है दोस्तों, इसमें सुनवाई नहीं कर सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन के समझौता में, इसमें भी जो है मामला में सुनवाई नहीं कर सकता है। ऐसा विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक या अधिक उसमें एक से अधिक राज्य की सरकारें हों, इसमें जो है सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है। ऐसे विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वारिता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। ठीक है। अगर वारिता कर आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा दोस्तों तो बड़ा ही काम करेगा, यानी बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वारिता क्रम एक बार हम बोल देते हैं दोस्तों। पहला में आएगा, फर्स्ट नंबर में आएगा राष्ट्रपति, सेकेंड नंबर में आएगा उपराष्ट्रपति, तीसरा में आएगा प्रधानमंत्री, चौथा में आएगा अपने राज्यों के राज्यपाल, पांचवा में आएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। 5 के क में आएगा उप प्रधानमंत्री, छठा नंबर में आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सभी जो है क्रम वाइज जो है देख लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्रम वाइज। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 25 की ओर। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है।
ठीक है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं दोस्तों। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। CH हनुमंत राय समिति जो है 1984 में गठन हुआ था। GB KR राव समिति, इसका गठन 1985 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया था, द्विस्तरीय पंचायती राज संबंधी। LM सिंघवी समिति गठन जो है 1986 में हुआ था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु। बलवंत राय मेहता समिति गठन 57 में हुआ था, पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायती राज के सुझाव हेतु। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 27 की ओर। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम किसे कहते हैं? उत्प्रेषण को, उत्प्रेषण को जो है पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, परमादेश, ये सभी एक रीट है दोस्तों। तो रीट को जारी करने का अधिकार जो है, रीट को जारी करने का अधिकार या तो सुप्रीम कोर्ट को है या फिर किसको है दोस्तों? हाई कोर्ट को, मतलब दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी। ठीक है, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है रीट जारी, और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। रीट जो है टोटल 5 तरह के होते हैं, पांचों तरह के रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को होता है। अनुच्छेद बता चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 28 की ओर। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है, जापान के संविधान से। ठीक है, और कानून के शासन यानी विधि का शासन जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये सब तो आप जानते होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की ओर। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। तो इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, योजना आयोग को हटा करके, योजना आयोग को हटा करके जो इसका गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, यानी उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नीति आयोग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो है अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों। अगर इसका जो है उपाध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष हो जाएगा सुमन बेरी, सुमन बेरी जो इसका उपाध्यक्ष है। और CEO की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? निधि तिवारी, सॉरी दोस्तों, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर जो इसका CEO है। नीति आयोग का CEO कौन है अभी वर्तमान में? निधि छिब्बर है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 30 की ओर। भारत में सेवा कर निम्न में से किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था? तो सेवा कर जो है राजा चलैया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था, राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। ठीक है, राजा चलैया समिति, ये जो राय चलैया समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है कर सुधार से संबंधित है। अच्छा, केलकर समिति की बात करते हैं दोस्तों, केलकर समिति की बात करते हैं तो इसका गठन जो है 2002 में हुआ था, ये भी जो है कर संरचना में सुधार हेतु है। मनमोहन सिंह समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन 1985 में हुआ था, 1985 में भोपाल गैस त्रासदी के निरीक्षण हेतु जो है इसका गठन किया गया था। यशवंत सिन्हा समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन 2003 में हुआ था, और डायरेक्ट टैक्स में सुधार हेतु, डायरेक्ट टैक्स में सुधार हेतु। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा दोस्तों। कहता है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था थी, ये सत्य है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय किसानों को खाद्यान्न खेती के स्थान पर नकदी फसल का उत्पादन करना पड़ता था, जिसका प्रयोग इंग्लैंड के कारखाने में किया जाता था, ये भी सत्य है। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण भू राजस्व प्रणाली को माना जाता है, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर। भारत दुनिया का सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों? तो विदेशी मुद्रा संपत्ति शामिल है, सोने का भंडार शामिल है, विशेष आहरण अधिकार ये भी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सभी खाली स्थान को मैनेज करता है, तो किसको मैनेज करता है? तो सभी जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सभी जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मैनेज करता है।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, बताइएगा। तो विकीपीडिया एक वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी गूगल क्रोम, ये तो आप जानते हैं सभी के फोन में रहता है। मोजिला फायरबॉक्स और ओपेरा, ये सभी जो है वेब ब्राउजर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं, ठीक है, 14 जून को। अगर हम 21 जून की बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, ठीक है। 7 अप्रैल की बात करें दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 17 अप्रैल की बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत रत्न सम्मानित करने वाले, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला बने हैं इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। अगर हम विजया लक्ष्मी पंडित की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका भी कुछ रिकॉर्ड है, जैसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? तो विजया लक्ष्मी पंडित बनी है। यह जो है पहली महिला राजदूत भी बनी है, ठीक है। अगर पूछे पहली महिला राजदूत कौन है, तो विजया लक्ष्मी पंडित बने हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम्नास्टिक से संबंधित कुछ और भी शब्दावली देखते हैं दोस्तों, जैसे में पामेल हॉर्स, ठीक है, रोमन रिंग्स और बोल्ट, ये सभी का संबंध जो है जिम्नास्टिक से, ठीक है। चाइना मैन का संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट से। चाइना मैन क्रिकेट से और चाइना कप जिम्नास्टिक से। क्वेश्चन नंबर 38, गोदना किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो गोदना बिहार का प्रमुख लोक कला है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ रंगोली है, याद रखिएगा, रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो मांडना हो जाएगा, मांडना और मेहंदी राजस्थान की लोक कला है। अगर हम बिहार की बात करें दोस्तों, तो अरिपन जो है बिहार के। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की ओर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो रेडियो कार्बन तिथि के निर्धारण से जीवाश्मों की आयु का पता चलता है, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी पर जो है सबसे पुरानी चट्टानों को आयु पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, यूरेनियम लेड डेटिंग विधि, इसके द्वारा जो है पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानों या फिर पहाड़ों की आयु को पता करते हैं, ठीक है। ज्वालामुखीय चट्टान की आयु को पता पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि के द्वारा होता है। पेड़ों के तनों को छल्ला जो है गिनकर पेड़ की आयु की पता ज्ञात करने की विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में थारू जनजाति मनाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? खास करके उत्तराखंड में जो है थारू जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा जो है 16,95,768 करोड़ रुपए का, 16,95,768 करोड़ रुपया जो है राजकोषीय घाटा होने की अनुमान है, ठीक है। अगर ये हम 99,642 करोड़ की बात करते हैं दोस्तों, तो यह प्रभावी राजस्व घाटा है। क्या है दोस्तों? प्रभावी राजस्व घाटा है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हर सेट में आ रहा है, ठीक है। और 5,92,344 करोड़ रुपया राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा 5,92,344 करोड़ रुपये। और 2,91,796 जो करोड़ है ये प्राथमिक घाटा है, ठीक है।
तो इस तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। इट्स इजी टू बी हेल्दी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इट्स इजी टू बी हेल्दी पुस्तक मलाइका अरोड़ा के द्वारा लिखा गया था। मलाइका अरोड़ा। अरुंधति राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है मदर मैरी कम टू मी। मदर मैरी कम टू मी पुस्तक का लेखक अरुंधति राय है। अगर हम सलमान रश्दी की बात करते हैं दोस्तों, तो द 11th आवर पुस्तक का लेखक सलमान रश्दी है। अगर हम सतीश गुजराल की बात करते हैं दोस्तों, तो द ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी का लेखक सतीश गुजराल है। क्वेश्चन नंबर 43। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण वाले प्रतिशत में 3 राज्य लक्षद्वीप हो जाएगा, मिजोरम, अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। ये प्रतिशत में सबसे अधिक वनावरण है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 91 है। ऑप्शन नंबर सी 91 हो जाएगा। कुछ सूचकांक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं दोस्तों, जैसे में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट में जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80वां है। सभी 2026 के सूचकांक है दोस्तों। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान जो है 102वां स्थान है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान 115वां है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां स्थान पर रहा है। तो ये सब याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर में 4था स्थान, ठीक है, हेनले पासपोर्ट में 80वां स्थान, ग्लोबल हंगर में 102वां स्थान, वैश्विक शांति में 115वां स्थान, मानव विकास में 130वां स्थान भारत को मिला। ये सभी 2026 का सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, उर्जित पटेल को। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया गया, 20 फरवरी को। अगर हम 12 फरवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। 28 फरवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 47 की ओर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर 2025 में कौन सा है? तो बर्ड ऑफ द ईयर 2025 में ब्रेन रॉट को शामिल किया गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ब्रेन रॉट नहीं होगा, रेजबेट को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चयनित बर्ड ऑफ ईयर 2025 में रेजबेट को शामिल किया गया है। अगर ब्रेन रॉट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 2024 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2024 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 48 की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेता निम्नलिखित में कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का विजेता कार्लोस अलकराज है, कार्लोस अलकराज। क्वेश्चन नंबर 49। जनजातीय कला उत्सव 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगर हम झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सरहुल महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है। ठीक है, अगर हम असम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बागरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 का आयोजन हुआ है असम में। बागरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 का आयोजन असम में, और सरहुल महोत्सव 2026 का आयोजन झारखंड में। जनजातीय कला उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा है दोस्तों? तब फोटो वोल्टेजिक सेल जो है डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 की ओर। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है दोस्तों? फोटो, मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 53 की ओर। वॉशिंग मशीन जो है कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रण के सिद्धांत वह बल है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु से केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे में वॉशिंग मशीन, इसमें जो है जब हम कपड़ा डालते हैं दोस्तों सुखाने के लिए तो कितना स्पीड से घूरता है। स्पीड से घूरने के कारण क्या होता है, पानी से जो है कपड़ा सीधे अलग होता है, यानी कपड़ा से पानी सीधे बूंद बूंद एकदम अलग हो जाता है ना, यानी जो है सेंटर से दूर भाग गया है। समझ गए बात को? ये हुआ अपकेंद्रण के सिद्धांत। अपकेंद्रण के सिद्धांत के कारण ही दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन भी कार्य करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपकेंद्री का सिद्धांत केंद्र से दूर जाएगा, लेकिन अगर वही अभिकेंद्रीय रहा तो केंद्र के अंदर की ओर ही बल रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 की ओर। निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार कीजिएगा। शुद्ध जल में नमक के घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। क्या यह सही है दोस्तों? ये बिल्कुल सत्य है। जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 की ओर। फराडे स्थिरांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? तो यह इलेक्ट्रोड की मात्रा पर निर्भर करता है। यह इलेक्ट्रोड की मात्रा पर निर्भर करता है, ये गलत है। यह इलेक्ट्रोड में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यह विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोड घोला गया है। एक है दोस्तों यह सार्वभौमिक स्थिरांक है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। यह क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 56 की ओर। अल्ट्रासोनिक तरंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अल्ट्रासोनिक तरंग जिसे हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंग। ठीक है, तो यह जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि को अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज। तो याद रखिएगा दोस्तों, अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो है कुत्ता, चमगादड़, ठीक है, और कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली, ये सभी जो है सुन सकता है। और अल्ट्रासोनिक तरंग का उत्पादन जो है चमगादड़ कर सकता है, डॉल्फिन कर सकता है, ये सभी जो है अल्ट्रासोनिक तरंग का उत्पादन करता है। अगर 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मतलब जो होता है सुनने योग्य ध्वनि कहते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि रहेगा दोस्तों उसे कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की क्या तरीका है? रंगों की अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? कहता थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? बताइएगा दोस्तों। तो थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रण करता है। थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 59। अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा गैस। गैस जो है तत्व नहीं है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61। जल चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो जल और चौक के मिश्रण को निस्यादन के द्वारा, अवसादन के द्वारा और निस्तारण के द्वारा, ये सभी के द्वारा जो है हम पृथक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो लोहे में जंग लगना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए। लोहे में जंग लगने से आप जानते हैं दोस्तों कि लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार जो है यानी वजन, द्रव्यमान बढ़ जाता है। भार नहीं दोस्तों, वजन और या फिर द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। कहता है हाइपो किसे कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को। हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट। गैलेना जो है लाइड कार्बोनेट, जो कि गलत है दोस्तों। लाइड कार्बोनेट ना होकर के लाइड सल्फाइड होता है। लाइड
सल्फाइड गैलेना कहते हैं, नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 की ओर। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाएंगे दोस्तों तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा के बूंद क्या होता है दोस्तों? गोल होता है। पृष्ठ तनाव की अगर मात्रक की बात करते हैं दोस्तों तो न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। धातु ऑक्साइड प्लस में अम्लीय अभिक्रिया कर क्या उत्पादन करता है? धातु ऑक्साइड प्लस में अम्लीय अभिक्रिया कर जो है, अम्लीय अभिक्रिया कर लवण और पानी उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा टीआरएनए, टीआरएनए। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है। क्षय रोग को टीबी रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसका कारण जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह खासकर जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको करता है दोस्तों? फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण होता है, आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर हम मलेरिया की बात करते हैं दोस्तों तो यह मादा एनोफ्लिज नामक मच्छर के काटने से होता है। इसके द्वारा जो है मतलब यह जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। क्वेश्चन नंबर 68। जीवन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। तो कहता है डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन का कोड करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 69 की ओर। मानव शरीर में पैराथायराइड का क्या कार्य है? तो पैराथायराइड का कार्य रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। पैराथायराइड का कार्य क्या है दोस्तों? रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है किसके द्वारा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाते हैं? किसके द्वारा? तो धमनियों के द्वारा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अन्य भाग तक ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा डायलिसिस प्रक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायलिसिस प्रक्रिया को, डायलिसिस रक्त से अतिरिक्त अवशिष्ट पदार्थ को हटाने की एक प्रक्रिया है। यह रक्त को फिल्टर करके कृत्रिम प्रक्रिया है जो कि नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तक का एक समूह है? तो सरल अस्थायी उत्तक का समूह कौन है दोस्तों? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एक है, स्क्लेनकाइमा। ये तीनों जो है सरल अस्थायी उत्तक का समूह है। और जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है जटिल उत्तक है। ठीक है, जटिल उत्तक कौन सा है? तो जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 73 की ओर। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। विचार करें कौन सा कथन सत्य है? इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। मस्तिष्क जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 74 की ओर। जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में बीज हमेशा नग्न होते हैं। क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म में बीज हमेशा नग्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और जीके का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? तो डीएनए में टोटल 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। टोटल 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक एडानिन हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एक हो जाएगा गुआनिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों जो है एडेनिन और थाइमिन दोनों युग्म के रूप में रहता है, दोनों एक साथ रहता है। और साइटोसिन और गुआनिन ये भी दोनों एक साथ रहता है। तो टोटल जो है 4 क्षार इसमें मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है दोस्तों मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं मैथ रीजनिंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। यदि 9वीं कक्षा के छात्र 6, 8, 12, 16 की पंक्ति बनाई जाती है तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है।
तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। तो इसमें कुछ करना है नहीं दोस्तों, इन चारों का जो है एलसीएम निकाल लो। इन चारों का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तब कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी 48 आएगा। अब जो संभावित संख्या होगा दोस्तों इसका गुणन जो होगा, ठीक है, 48 तो यहाँ पर नहीं कहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसको पहले 2 से गुना कीजिएगा तो 48 दूना 96, देखिए 96 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर 96 नहीं होता तो फिर 3 से गुना करते, 4 से गुना करते, कोई नहीं कोई संख्या जो मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 77, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 रहते हैं। पहले करना है दोस्तों सभी को घटा देना है, यानी 16 माइनस 3 करेंगे, 18 माइनस 5 करेंगे और 21 माइनस 8 करेंगे। घटाने पर दोस्तों आ रहा है सब में 13, 13 और 13, यानी रिमाइंडर जो है 13 बच रहा है, शेष 13 बच रहा है इस तरह, ठीक है, यानी इक्वल बच रहा है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इन चारों को एलसीएम ले लो। इन चारों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इन चारों का जब एलसीएम लो इसमें लेंगे दोस्तों तो आएगा 1008, कितना आएगा, 1008 आएगा। अभी 13 को घटा दिया कीजिए, 1008 माइनस में 13, तो जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 995, कितना आएगा, 995। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 78 की ओर। लॉग दिया हो दोस्तों, लॉग 1296 पावर में 6 दिया हुआ है, इसको तोड़ना है दोस्तों, लॉग 1296 को तोड़ना है तो तोड़ दीजिए इसको। तो लॉग 1296 को हम लिख सकते हैं 6 पावर 4 और पावर में 6 दिया हुआ है ऊपर में। जब भी ऐसा रहे दोस्तों तो ये 4 जो है ना गुना में आके 1/4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/4 से गुना हो जाएगा गुने में लॉग 6 पावर 6। अब देखिए सेम हो गया दोस्तों, 6 पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो सेम रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। तो 4 1/4 गुना 1 बराबर 1/4, मतलब कितना होगा दोस्तों, 0.25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये फार्मूला दोस्तों इसके पिछला सेट में हम बता चुके हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्या भी मिला दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। जब क्रमिक संख्या रहे दोस्तों, जब भी क्रमिक संख्या रहे तो ध्यान दीजिएगा, जब 1 बढ़ेगा, मान ले कि हम यहाँ पर 2 संख्या नहीं बढ़ा के 1 बढ़ाएंगे, तो जब 1 बढ़ाएंगे तो एवरेज में 0.5 की वृद्धि होगा। जब 2 बढ़ा रहे हैं तो एवरेज में कितना वृद्धि होगा, 0.5, फिर 0.5 मतलब 1 का वृद्धि होगा। जब 3 बढ़ाएंगे तो 1.5 का वृद्धि होगा, जब 4 बढ़ाएंगे तो 2 का वृद्धि होगा, 5 बढ़ाएंगे तो 2.5 का वृद्धि होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या बढ़ा रहा है तो कितना का वृद्धि होगा, 1 का वृद्धि होगा, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है 9 क्रमिक संख्याओं के औसत n है, अगली 2 संख्या शामिल कर दी जाए तो शामिल करने पर नया औसत क्या होगा। फिर 2 बढ़ा रहा है दोस्तों तो एवरेज में 1 बढ़ जाएगा, जब 2 बढ़ाएगा तो एवरेज में 1 बढ़ेगा, जब 3 संख्या बढ़ाएंगे तो एवरेज में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब याद रखिए दोस्तों, जब एक संख्या बढ़ाते हैं तो 0.5 का वृद्धि होगा तब, है ना, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कुछ याद रखिएगा दोस्तों तो एग्जाम में फास्ट मराएगा, नहीं तो फिर टाइम तो लेगा ही लेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 91, एक निर्मल है दोस्तों, एक कपिल है, 9,000 रुपया लगाया है, एक 12,000 रुपया के साथ जो है व्यापार करता है, ठीक है। एक निर्मल है, एन से निर्मल, के से कपिल करते हैं। एक 9,000 रुपया लगाया है, एक जो है 12,000 लगाया है, ठीक है। रेशियो के रूप में कर दिया दोस्तों, 9:12 हो गया काट छाट करके, ठीक है। कहता है 6 महीना के बाद कपिल ने अपनी आधी पूंजी निकाल लिया। यहाँ 12 लगाया है, 6 महीना पहले लगाया है दोस्तों, फिर आधा पूंजी निकाल लिया, तो 12 में से 6 गया, आधा निकाला दोस्तों, मतलब 12 पूंजी आधा निकाला मतलब 6 निकाला, तब 12 में से 6 गया 6। अब जो 6 महीना के लिए और बच गया, यहाँ 6 महीना के लिए, यहाँ भी 6 महीना के लिए, ये जो पूरा साल भर के लिए रहता है, मतलब 12 महीना के लिए। इसको हल कर दीजिए, ठीक है, हल करने पर जो रेशियो निकलेगा तो इसको देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है कॉमन उठा लिया करें, 6 से कट रहा है दोस्तों, 6 से 6 दूनी 12 हो गया, समझ गए। शायद ये भी कट रहा है दोस्तों, ठीक है, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पर 3 दूना 6, इधर 2 कट गया, सॉरी 3, हाँ ठीक है, 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक है दोस्तों। रेशियो मेरे पास मिल गया, रेशियो 3 रेशियो इधर 2 1 3, 3:3 मतलब इक्वल बट रहा है। धन क्या है दोस्तों, इक्वल बट रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3:3 मतलब 1:1 कह सकते हैं इसको हम। धन इक्वल बट रहा है मतलब टोटल लाभ 4600 हुआ है, तो इक्वल हाफ हाफ कर देंगे, कितना होगा दोस्तों, 2300 रुपया का लाभ होगा प्रत्येक को, कपिल हो चाहे निर्मल हो, दोनों को 2300 का ही लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 82,
कहता है 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। एलिगेशन लगा दीजिए, इधर 30 हो जाएगा, इधर 40, इधर 33 हो जाएगा दोस्तों। कितना, इसको घटाइए, इधर कितना होगा दोस्तों 33 7 40 7 हो जाएगा, इसको इधर घटा दीजिएगा दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा घटाने पर, तो 7:3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 83 की ओर। कहता है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुआ है, आज उसकी उम्र शादी के समय का उम्र का 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र का उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है तो पुत्र का उम्र क्या होगा। ध्यान दिया तो यहाँ पर मान लीजिएगा दोस्तों कि रीता का जो है शादी आज का उम्र, रीता का जो है आज का उम्र मान लीजिए टुडे एज मान लीजिएगा दोस्तों, मतलब आज का उम्र कितना मान लेंगे, x मान लेते हैं। तो शादी 6 वर्ष पहले हुआ है, तो शादी के समय कितना दोस्तों है, शादी के समय, शादी के टाइम उम्र कितना होगा दोस्तों, एज कितना होगा बताइएगा, x - 6 होगा क्योंकि 6 साल पहले शादी हुआ है। अब इसमें क्या करा दोस्तों, आज का जो उम्र है, आज का उम्र, तो आज का उम्र x हो जाएगा, ठीक है। आज का उम्र शादी की उम्र, शादी के समय लिखा हुआ शादी के समय उम्र, यानी x - 6 का जो है 1/4 मतलब 5/4 गुना। अब यहाँ से हल करके x का मान निकल जाएगा। जैसे इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो x के मान कितना आ जाएगा बताइएगा, x के मान आ जाएगा शायद 6×5 30 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। x का मान कितना आएगा 30 आ जाएगा। x क्या निकल गया दोस्तों, आज का एज, ठीक है। तो कहता है पुत्र का उम्र क्या है, तो 1/10 है, तो 30 का 1/10 कितना होगा दोस्तों, 30 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, 3 साल। तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, 3 साल। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या करा दोस्तों, ABC किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। कहता है 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद C कार्य को छोड़ देता है, यानी C जो है 1/8 काम करता है, ठीक है। C कितना काम करता है दोस्तों 1/8, तब शेष काम कितना बच गया, 1/8 काम हो गया तो शेष बच गया 7/8 काम। 7/8 काम जो है A और B मिलकर के करता है, तो A 6 दिन में और B 12 दिन में, दोनों मिलकर काम कराएंगे दोस्तों। 1/6 + 1/12, 1/6 + 1/12 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1/4 आएगा, मतलब जो है 4 दिन में काम करता है दोनों मिलके A और B, ठीक है। A + B के बारे में यहाँ लिखे हैं दोस्तों, समझ गए बात को। तो यहाँ पर A + B को 7/8 काम करना है जो कि 4 दिन में करेगा अपना, तो कितना 4 और 2 8 कितना होगा दोस्तों 3.5 दिन, 7/2 मतलब 3.5 दिन में जो काम शेष काम को पूरा कर लेगा, मतलब 3 दूनी 6 एक साथ, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 85 की ओर। A एक काम को 21 दिन में करता है, B जो है A से 40% अधिक कुशल है, ठीक है। तो A कर रहा है एक काम को 21 दिन में, मतलब 1/21 काम करेगा। कहता है B के बारे में कहता है 40% अधिक कुशल है, तो 1/21 गुना में 40% अधिक मतलब 140/100 से गुना कर दीजिएगा, 0 से 0, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 × 5 10, 5 या 15 हो जाएगा, 1/15 मतलब 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 86 की ओर। वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि तदनुरूप मृत्यु दर जो है 11 प्रति 1000 है, समझ गए। यानी 1000 में 32 का जन्म होता है, यहाँ पर 1000 में 11 का मृत्यु होता है। तो बताइएगा प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, शुद्ध मतलब प्रॉफिट मतलब वृद्धि कितना हुआ दोस्तों, तो 32 में से 11 घटाइएगा, यानी 22 का वृद्धि हुआ, कितना में 1000 में, तो 1000 में 22 का वृद्धि हुआ, गुना में 100 कर दीजिएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 22 नहीं दोस्तों 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नहीं सॉरी 32 में से घटाएं 11 तो 21 हो जाएगा, तो 2.1% की वृद्धि हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, कहता है ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी का वेतन जो है सी का वेतन का 40% है। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। सी का वेतन का 40%, सी का वेतन को हम 100 मानते हैं, तो बी कितना हो जाएगा 40% मतलब 40 हो जाएगा। कहता है ए का वेतन जो है बी का 25% है, तो 40 का 25%, 40 का 25% कितना होगा दोस्तों 25 चौका 100 मतलब 10 हो जाएगा। अगर रेशियो निकालेगा तो 0 1 0 कट जाएगा, 1:4:10 हो जाएगा, यह रेशियो हो जाएगा। अब कहता है तीनों के मासिक वेतन का योग 12,000 है। यहाँ मासिक वेतन का योग कितना हो रहा है देख रहे हैं दोस्तों, मासिक वेतन का योग 10 10 और 14 या 15, तो 12,000 अब बटे 15 कर दीजिएगा। कहता है ए का मासिक वेतन, तो ए का तो एक ही नहीं दोस्तों, तो गुना में कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 800 हो जाएगा, 15 8 20 से है कि नहीं 800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, सी का आय जो है बी का आय से 20% अधिक है और बी का आय ए की आय से 25% अधिक है। यहाँ पर ए बी और सी कर देते हैं, ठीक है।
कहता है सी का आई जो है बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, और बी का आई कितना है दोस्तों, ए से 25% अधिक है। तो ए का मान लेते हैं 100, तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% अधिक, मतलब 125 हो जाएगा। सी कितना होगा दोस्तों, सी जो है 20% अधिक है, तो 125 गुना 120 बटा में 100 कर देंगे। बी छक बीता से बी 25, 25 25 25 गुना 6 करेंगे तो 150। अगर इसको रेशियो निकालते हैं दोस्तों, 25 चौका 100, 25 25 और 25 छक, यानी 4:5:6 इसका रेशियो आ गया। समझ गए बात को। अब कहता है सी का आई जो है ए से कितना परसेंट अधिक है, तो सी 6 है और ए 4 है, कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है दोस्तों, 2, तो 2 गुना 100 बटा में 4, 2 दूना 4, 50 दूना 100, यानी 50% अधिक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 89 की ओर। 89 में क्या कर रहा है, कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7, विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा 7, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 5, सीपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताए लाभ या हानि कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है, 2 गुना 100 बटे में 5 हो जाएगा, 20 25 100, 20 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 90 की ओर। क्रय मूल्य पर जो है 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट के समान के बराबर होगा, तो क्रय मूल्य पर कहता है 20% लाभ, क्रय मूल्य यानी सीपी को हम 100 मान लेते हैं, 20% लाभ मतलब एसपी कितना होगा दोस्तों 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, लाभ हो रहा था टोटल 20, ठीक है, तो 20 गुने 100, अब क्रय मूल्य पर नहीं विक्रय मूल्य पर 120 लेंगे, तो बटा में 120 कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 16 होल 2/3%। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 के बाद 90 हो गया दोस्तों, 91 की ओर आते हैं। ठीक है, 91 में कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस में बी क्यू दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी दिया हुआ, तो ऊपर और नीचे पूरा कट जाएगा दोस्तों, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 0.87 प्लस 0.13 दोनों को जोड़िएगा तो एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। सतत दो विषम संख्याओं के गुणनफल जो है इतना है, तो छोटी संख्या के वर्गमूल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हल कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों विषम संख्या को पहले जो है विषम संख्या को जो है पहले x मान लेते हैं, फर्स्ट विषम संख्या को, तो सेकेंड कितना होगा दोस्तों x प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों के गुना x इंटू x प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा 6723। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, इससे बेहतर है दोस्तों ऑप्शन पकड़ लीजिए। समझ गए। तो कहता है छोटी संख्या के वर्गमूल, छोटी संख्या के वर्गमूल, ये देखिए 729 वर्गमूल दिया हुआ है दोस्तों, तब वर्ग कितना हो जाएगा, आप सोच रहे हैं वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग करने के बाद एक संख्या निकलेगा, क्या इससे तो कई गुना अधिक हो जाएगा। इसको हम वर्ग करेंगे 729 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, इससे कहीं अधिक हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 91 दिया हो दोस्तों, 91 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, इससे ये जो है 67 23 से जो ज्यादा हो रहा है, ये भी है कि ना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा दोस्तों, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81। कहता है छोटी संख्या का वर्गमूल, तो छोटी संख्या 81, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या है ना, तो 81 प्लस 2 83 हो जाएगा। ठीक है, कहता लगातार विषम संख्या सतत दिया हुआ। ठीक है, तो अगला ये छोटका 81 तो बड़ा 83, अब ये दोनों के गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 या गुना में 83 कीजिएगा तो हल कीजिएगा तो 67 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भाई छाटना बड़ा आराम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, निम्न में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। ठीक है, मान ले संख्या हम 5 लेते हैं। ठीक है, अब 5 में जो है 5 के स्क्वायर जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर जोड़ो कितना होगा 25 और 5 30 हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है हम ऐसे बताए हैं कि इस तरह से होना चाहिए, इसको ऑप्शन पकड़ लो सबसे बेहतर है। ठीक है, मान लिया ऑप्शन नंबर हम 1 लेते हैं दोस्तों 15, तो 15 लिए, फिर 15 के स्क्वायर जोड़ते हैं, तो 15 के स्क्वायर 225 और प्लस में 15 कितना होगा 240, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 की ओर। 3 पावर 61 दिया हुआ है, 61 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा रिमाइंडर दोस्तों 1, तो 3 पावर 1 करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 पावर 43 है दोस्तों, बेस में 6 है, 6 में कितनों को चढ़ाएंगे तो इसका जो है यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, 7 पावर 82 है, तो 82 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 7 पावर 2 करेंगे तो 49, 49 का यूनिट कितना आ रहा है 9, तो इसका यूनिट 9 आ जाएगा। समझ गए बात को। तो 1 का यूनिट आ गया 3, 1 का यूनिट आ गया 6, 1 का यूनिट 9, गुना कीजिए तो 9 छक 54, 54 तिया कितना होगा दोस्तों 54 तिया जोड़ लीजिए अपना, 54 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12 ऐसे आ रहा है दोस्तों, यानी यूनिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यूनिट 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा,
निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? देखिएगा, तो 161 क्या अभाज्य संख्या है? बता सकते हैं आप। 161 अभाज्य संख्या है दोस्तों। ये 7 से देखिए कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ठीक है। 221 ये 13 से कट रहा है दोस्तों। 373 एक किसी से नहीं कट रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं दोस्तों। 96 आपको थोड़ा सा हम पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ए और बी लेते हैं, ठीक है। हम पहले ए वाला पार रहे हैं दोस्तों, ए सी बी पार रहे हैं, ठीक है, ए सी बी लेते हैं, ठीक है, समझ गए। कहने का मतलब, एक सेकंड दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है हम फिगर इसलिए पार रहे थे कि आपको कुछ दिखाना था। ये 30 डिग्री देख रहे हैं, 30 डिग्री ये वाला है, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, समझ गए, 30 डिग्री ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो है 100 डिग्री दिया हुआ है, समझ गए। तो बताइए जब ये 100 डिग्री है तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो 100 ये टोटल जो है 180 होता है, 180 में से गया 100, तो ये कितना बचेगा दोस्तों? ये वाला मान 80 डिग्री हो जाएगा, समझ गए, ये वाला मान 80 हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए आपको एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, समझ गए। तो एक का मान 80, एक का मान 30, तो ये सी का मान यहाँ से निकल जाएगा, सी का मान, एंगल सी का मान निकल जाएगा। तो 80 या प्लस 30 कितना होगा? 110 हो जाएगा। 80 प्लस 30 110 है। ट्रायंगल के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से घटाएंगे 110 तो कितना होगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा सी का मान आ गया 70 डिग्री, ठीक है, सी का मान 70 डिग्री। थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ तो सी दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मान आ गया है 70 डिग्री आ गया है। जब एक ही चाप से कोई भी एंगल लें, सब चाप का जो एंगल बराबर होगा, ठीक है। इस चाप से इधर एंगल ले, ये एंगल ले, चाहे इधर ले, ये तीनों के तीनों जो है बराबर होगा। सी इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी सी तीनों एंगल जो है बराबर, क्यों? क्योंकि ये चाप जो है सेम है। तो जब चाप सेम रहेगा तो एंगल भी बराबर होगा। तो ध्यान, यही चाप से जो है ए वाला भी निर्माण हुआ है, दिख रहा है। तो अगर ए हमारा 70 आ गया दोस्तों, तो ये भी कितना आ जाएगा? 70 ही आएगा ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता एक व्यक्ति जो है एक घर 5 लाख रुपए में खरीदकर किराए पर दे दिया। वह प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है और 1660 रुपये प्रति वर्ष गिरह कर देता है। इस प्रकार जो है प्रति वर्ष कुल लागत का 10% धन मिल जाता है। मान लीजिए दोस्तों, क्या मानिएगा कि उसका मंथली किराया जो है, मंथली किराया को x मान लेते हैं दोस्तों। तो ईयरली किराया कितना होगा? वार्षिक किराया कितना हो जाएगा? वार्षिक किराया कितना होगा बता सकते हैं? वार्षिक किराया तो 12x हो जाएगा, समझ गए बात को। अब कहता है कुल वार्षिक किराए के 12.5% मरम्मत में लगाता है। वार्षिक किराया जो है 12x है। और इसमें जो 12.5% मतलब 25/2, 12.5% मतलब 25/2, यानी 25/2 गुना में 100 हो जाएगा बटा में, ठीक है। इतना जो है मरम्मत के लगाता है। अब कहता है 1660 रुपया जो है गिरह कर भी देता है इसी से, तब 1660 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब शेष कितना बचा? दो टोटल जो है 12x जो है उसको वार्षिक किराया मिल रहा है। अब वार्षिक किराए में से जो है इतना खर्च कर रहा है, समझ गए। अब शेष कितना बच रहा है? तो कहता है अपनी जो है, ध्यान दीजिए, उसे वार्षिक अपनी लागत का 10% धन मिलता है। लागत का 10%, लागत लग रहा है 5 लाख, तो 5 लाख का 10% कितना होगा दोस्तों? 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 10% 50,000 हो जाएगा, समझ गए बात को। अब इसको हल कीजिए, 25 चौका 100, ठीक है, 4 अतिया 12, यानी 12x माइनस में 3x/2, इधर माइनस में 1660 बराबर में 50,000, समझ गए। ये आगे जुटेगा दोस्तों, कितना होगा बताइएगा इधर? 12 दूनी 24, में से 3 गया 21x बटा में 2 बराबर में 51660 हो गया। ये जो है 21 से कटेगा दोस्तों। 21 से कितना बार कटेगा? क्या आप काट सकते हैं? तो 21 दूनी 42, 42 9 का मान 21 दिया 63, 21 चौका 84 हो रहा है दोस्तों। एक सेकेंड, ये जो है ये जो 21 से कट रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप हल कीजिएगा ने। चलिए इसको हल करते हैं। 21 दूना 42 और 9 का मान 21 दिया 63, 21 चौका 84, ठीक है, 84 अब 12, 21 छक 26 से इतना आ रहा है दोस्तों। x का मान कितना आ जाएगा? 0 6 दूनी 12, 24 48 से 4920 आ रहा है। यानी x क्या है दोस्तों? मंथली किराया, यानी मंथली किराया 4920 रुपया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 की ओर। एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, मतलब 5 छात्र का जो सीट खाली रहता है। तो इस पर कक्षा में कुल कितने छात्र, मान लिए दोस्तों कि बेंच की संख्या जो है, बेंच की संख्या एक्स मानते हैं। तो कहता है 6 छात्र बैठता है तो एक बेंच और चाहिए, यानी पहले एक्स बेंच था, अब एक्स प्लस 1 बेंच हो जाएगा। टोटल 6 छात्र बैठ रहा है एक बेंच पर, बराबर ये छात्र की संख्या निकल, ध्यान ये छात्र की संख्या है दोस्तों। अब कहता है यदि 7 को बैठे तो 7x, 5 की जगह खाली रहता है तो माइनस में 5। ठीक है, अब यहाँ से x के मान निकालिएगा ना दोस्तों, तो आ जाएगा x बराबर 11 आ जाएगा, समझ गए। अब ये 11 ये जो x के मान है दोस्तों यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 6 गुना x के मान कितना, 11 प्लस 1, x प्लस 1, तो 6 गुना 11 प्लस में 1, ठीक है, यानी 12 छक 72। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर आते हैं। कहता है नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 36 किलोमीटर चलती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको अगर हल कीजिएगा दोस्तों तो लंबा चौड़ा हल होगा। ठीक है, इससे बेहतर है कि ऑप्शन पकड़िए, ऑप्शन से ही हल कर दीजिए। जरा पर लॉन्ग का मेथड हम बता देते हैं, फिर शॉर्ट के मेथड की ओर चलेंगे। मान लिए दोस्तों कि नाव की चाल x मान लीजिए, तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर धारा का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल दिया हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगा दोस्तों, 3 + x हो जाएगा। धारा के दिशा में नाव की चाल 3 + x हो जाएगा, धारा के अपोजिट x + 3 दोस्तों, x + 3 हो जाएगा, और धारा के अपोजिट नाव के चाल x - 3 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो टोटल डिस्टेंस 36, तो 36 बटा में x + 3 प्लस में 36 बटा में x - 3, टोटल समय लगता है 9 घंटा। इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों, x के मान निकलेगा, x ही नाव का चाल है। समझ गए बात को। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट में आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम एक चीज देखें दोस्तों कि धारा के दिशा में नाव की चाल जोड़ते हैं, धारा के अपोजिट घटाते हैं, है कि नहीं। तो बस अगर देखिए यहाँ पर नाव की चाल 10 दिया हुआ, धारा की चाल दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो 10 में से 3 घटाएं कितना बचेगा, 7। क्या 7 36 से कट रहा है, नहीं, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 दिया हुआ है, धारा के चाल 3 है, तो 9 में से 3 गया 6 हो गया, 9 में से 3 गया 6, यानी धारा के अपोजिट नाव की चाल 6, 6 36 से कट रहा है, तो 36 किलोमीटर अब बटा में 6 कीजिएगा, हो गया नहीं। ये हुआ धारा के अपोजिट। अगर धारा के दिशा में लेंगे तो 9 अब प्लस में 3 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर x + 3 किया हुआ है, तो 9 + 3 12 हो जाएगा, तो फिर 36 को 12 से फिर डिवाइड कीजिए, तो 12 × 36। ठीक है, ये हुआ जाने में समय, और 6 × 36 आने में समय, तो 6 घंटा + 3 घंटा कितना हो, 9 घंटा, और 9 घंटा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 100 की ओर। देखिए दोनों का दोनों सेम, एक ए है दोस्तों, एक ए, दोनों को दोनों सेम है, तो पहले कोई हम एक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया 5 पावर 9, तो 5 पावर 9 करते हैं। ये रूट में दिया हुआ है, √6 में दिया, √6 दिया हुआ है, तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, गुना में 1/6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो गुना में 1/3 आ जाएगा। अब पावर में 4 दिया हुआ तो गुना में 4 कर देते हैं। समझ गए बात को। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, यानी 5 पावर 2 आ गया, तो 5 पावर 2 इसका आया, तो 5 पावर 2 इसका भी आएगा, है कि नहीं, 5 पावर 2 इसका भी आ जाएगा, तो गुना में 5 पावर 2 था, हल करेंगे कितना, 5 पावर 2 2 4, 5 पावर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा दोस्तों, शायद दोनों के जोड़ रहा है दोस्तों, 8 + 4 जोड़ रहा है ना, 4 + 8 कर रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 + 1 करेंगे 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ये दोनों के जोड़िए, 3 अब प्लस में 5 कीजिए, कितना होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा ने। 8 में जो है प्लस में 10 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा दोस्तों, 2 अब +3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। अब 5 में जो है प्लस 10 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 15, जो कि 15 दिया हुआ है, हो गया ना। तो उसी तरह देखिए कौन हो रहा है दोस्तों, बताइएगा। यहाँ देखिए 2 + 1 3, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13 आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। 3 में क्या कर रहा है, दोनों के गुना कर रहा है दोस्तों, 5 × 5 कर रहा है, तो 25 आ रहा है ना। इधर 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 3। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। कहता है कुछ गरुड़ गौरैया है, कुछ गरुड़ जो है, गरुड़ के जो कुछ भाग जो है गौरैया है, गौरैया है,
सभी गौरैया तोते हैं, सभी गौरैया जो है तोते के अंतर्गत है, सभी गौरैया तोते के अंतर्गत है। कोई भी तोता पेंगुइन नहीं है, कोई भी तोता जो है पेंगुइन पेंगुइन नहीं है, ठीक है। तो कहता है कुछ तोते गरुड़ हैं, कुछ तोते गरुड़ हैं, बिल्कुल सत्य है। कोई भी पेंगुइन गौरैया नहीं है, कोई भी पेंगुइन गौरैया नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी सत्य है। तो एक और दो दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 आते हैं दोस्तों। कहता है सभी हार वर्ग है, सभी हार जो है वर्ग के अंतर्गत है, वर्ग के अंतर्गत है। कुछ वृत्त वर्ग है, कुछ वृत्त जो है वर्ग है। कोई वृत्त अंगूठी नहीं है, कोई वृत्त जो है अंगूठी नहीं है, ठीक है। कहता है कोई भी वर्ग अंगूठी नहीं है, कोई भी वर्ग अंगूठी नहीं है। क्या कंफर्म है? वर्ग और अंगूठी में कोई संबंध है दिया हुआ? नहीं, कुछ मतलब नहीं हमको, है कि नहीं? जो कुछ भी कोई भी अंगूठी वृत्त नहीं है, कोई भी अंगूठी वृत्त नहीं, ये सही दोस्तों। क्योंकि कह रहा है कोई वृत्त अंगूठी नहीं है, तो कोई अंगूठी वृत्त नहीं होगा, तो केवल और केवल दो हो रहा है दोस्तों। कहता है कुछ वर्ग हार है, कुछ वर्ग हार है, बिल्कुल है, ये भी सही हो रहा है। तो 2 और 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपके लिए छोड़ रहे दोस्तों। एक क्वेश्चन तो आप बनाइएगा कम से कम। तो 6 हम छोड़ रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा, एक आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं दोस्तों। कहता है डी जो है एफ से विवाहित है, डी जो है यानी मतलब डी जो है एफ से विवाहित है, दोनों जो हो जाएगा, ठीक है। दोनों लकीर मार दिए। और डी और एफ में कोई संबंध है? देखिए तो डी एफ कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर डी के बारे में आ रहा है। डी की बहन ए है, डी की बहन सिस्टर, सिस्टर ए है, सिस्टर माइनस में हो जाएगा है, लेडीज को माइनस करते हैं और जेंट्स को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों ए का पुत्री जी है, ए का पुत्री क्या है दोस्तों? जी है। पुत्री मतलब डाउटर, डाउटर क्या है दोस्तों? जी है, पुत्री है, समझ गए। अब इसमें क्या कर रहा है दोस्तों? ए, अब इसमें क्या बच गया? देखिए तो क्यू और एफ से संबंध दिया हुआ है। कहता है क्यू की माता एफ है, यहाँ पर देखिए ना, क्यू का माता क्या? एफ है, क्यू का माता है, क्यू का माता माँ एफ है। इधर माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा? पुरुष विपत्ति हो जाएगा, समझ गए बात को। तो कहता है डी और बी में क्या संबंध है? बी तो अभी आए नहीं दोस्तों, कौन छुटा हुआ देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ छुटा हुआ, क्यू की पत्नी बी है, क्यू की पत्नी बी है, क्यू की पत्नी बी है, तो ये जो पति हो जाएगा, समझ गए बात को। तो कहता है बी और डी में क्या संबंध है, समझ गए। तो देखिएगा दोस्तों, ए तो पति पत्नी हो गया, इसका माँ ए हो गया, तो इसका माँ ए हो गया, इसका मतलब इसका भी क्या होगा? सास हो जाएगा, ठीक है। ये माँ है तो ये क्या? पिता हो जाएगा, मतलब ये ससुर, यानी डी को हम ससुर कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 108 में, 108 में क्या कर रहा है देखिएगा। ये डॉलर का अर्थ क्या दिया दोस्तों? डॉलर का अर्थ है, डॉलर का अर्थ क्या है? पिता, इसका पिता हो जाएगा, ठीक है, इसका पिता हो जाएगा, प्लस में फादर हो गया। एंड का अर्थ क्या दोस्तों? देखे तो एंड का अर्थ क्या दिया? पत्नी, इसका पत्नी है, ये पति पत्नी दोस्तों, ये प्लस ये माइनस में हो जाएगा। हच, ये जो हज का अर्थ क्या दोस्तों? हज का अर्थ है, हज का अर्थ है पुत्र, इसका पुत्र हो गया, ये पुत्र, सन प्लस में। एट द रेट का अर्थ हो गया दोस्तों भाई, इसका भाई हो गया, ब्रो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को दोस्तों? अब क्या करना है? तो कहता है टी को जी से क्या समझना, टी को क्या बोलेंगे? देखिए इसका पिता ये है, मतलब ये जो बेटा होगा चाहे बेटी होगा मालूम नहीं, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, अच्छा लकीर एंड का अर्थ क्या था दोस्तों? पत्नी, अच्छा दोनों और लकीर होगा, ठीक है। ए जो है दोस्तों पति पत्नी, एम और एन जो है पति पत्नी है, यानी जी का पिता एन है और जी का माता एम हो गया, ठीक है। इसका बेटा ही है, ठीक है, इसका बेटा ही है। तो या तो एस का जो है, एस का जी में, ये दोनों क्या भाई बहन होगा चाहे भाई भाई होगा, ठीक है। अब इसका भी भाई वही है, तो वही बात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी का भाई क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। लेकिन अगर जी पूछे कि जी क्या है, तो जी या तो भाई मिलेगा चाहे बहन मिलेगा, कंफर्म नहीं क्या है, लेकिन भाई चाहे बहन। तो जी क्या है तो इसमें कहता है टी क्या है, तो टी जो है भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 109। कहता है फोस्टर को 36 लिखते हैं, डांस को 25 लिखते हैं। देखिए जितना अक्षर है दोस्तों उतना के स्क्वायर कर रहा है, 6 अक्षर है तो 6 का स्क्वायर कर रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 5 अक्षर है तो 5 का स्क्वायर कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 7 अक्षर है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाउस लिखा है, हाउस का 340 लिखा हुआ है, सबका मान दे दीजिएगा। एच का मान होता है 8, ओ का मान 15, यू का मान 21, फिर एस का मान 19, ई का मान 5 हो जाएगा। इन दोनों के जोड़िएगा दोस्तों 40 आ जाएगा।
15 और 5 20 और 25 25 और 3 28, ठीक है। इसको जोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 68। 68 को अगर हम 5 से गुना करते हैं दोस्तों, 68 को अगर 5 से गुना करते हैं तो आता है 340। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन सभी का मान धरना है, मान धर के जोड़ करके जो है 5 से गुना कर देना है, ठीक है। आइए यहाँ पर आते हैं दोस्तों, सी का मान 3 हो रहा है, ओ का मान 15, एन का मान 14, एस का मान 19, एस का मान 19, ई के मान 5 14, एन के मान 14 प्लस में टी के मान 20। इन सभी को जोड़िएगा और जोड़ करके जो है 5 से गुना कर दीजिएगा। समझ गए बात को, जोड़ करके 5 से गुना कर दीजिएगा। तो इसको गुना करने पर राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 630 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 की ओर। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 6 गुना 3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 गुना 3 कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। तो 9 गुना 3 करेंगे 27 आ जाएगा। तो 9 गुना 6 करेंगे 54, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों, देखिए इसका अपोजिट ए होता है, इसको हर बार बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसका अपोजिट ए होता है, ठीक है, और इसका अपोजिट जो है ए हो जाएगा। तो क्या करें दोस्तों, स्टार का अपोजिट, तो स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्तों, कहता है बी अक्षर वाले, बी अक्षर, यहाँ पर देखें तो के और के सेम मिल रहा है, ठीक है। तो जब सेम इस तरह मिलेगा दोस्तों तो इसका जो है अपोजिट हो जाएगा भी, और ए वाला बी का अपोजिट हो जाएगा एम। तो कहता है बी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी का अपोजिट एम हो जाएगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं, कहता है एक लड़का जो है, एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 15 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया दोस्तों, फिर जो है 20 चलता है, ये 15 चला दोस्तों, ये 20 चला। ये कहता हुआ दाएं मुड़ता है, फिर 15 चलता है, दाएं मुड़ा फिर 15 चला, समझ गए। फिर बाएं मुड़ा फिर 20 चला, बाएं मुड़ता है दोस्तों फिर 20 चलता है, समझ गए, 20 चला दोस्तों, सॉरी। तो कहता है अब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कितना होगा, तो ऊपर देखिए 20 दिया हुआ, नीचे भी कितना हो जाएगा 20, समझ गए। तो 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पी में जो है 1 जोड़ रहे हैं तो क्यू आ रहा है, ठीक है। फिर अगला जो है ओ का ओ छोड़ रहा है दोस्तों, यानी अल्टरनेट कर रहा है दोस्तों। फिर डब्लू में जो है 2 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है तो बाई आ रहा है। फिर अगला फिर देखिए अल्टरनेट छोड़ रहा है दोस्तों। फिर आर में जो है 3 जोड़ रहा है, प्लस में 3 जोड़ेगा, तो यानी 1 छोड़ करके 1 में जोड़ रहा है दोस्तों, यानी प्लस 1 जोड़ रहा है, फिर 2 + 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बी में जो है 1 जोड़िएगा तो सी आ जाएगा, फिर अगला जो है वही रह जाएगा, ई के ई हो जाएगा दोस्तों। फिर आई में जो है 1 जोड़िएगा, 1 नहीं दोस्तों अभी 2 जुटेगा, क्योंकि यहाँ 1 जुटा है, यहाँ 2, यहाँ पर 3, तो कितना 9 2 11, मतलब के हो जाएगा दोस्तों सी ई के। ये सी ई के एक ही में आइए रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जी में जो है 1 जोड़ रहे हैं तो ये 4 रहा है, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। एल में जो है 2 जोड़ रहे हैं तो प्लस में, एल में प्लस में 2 जुट रहा है, ओ में जो है प्लस में 3 जुट रहा है दोस्तों। जरा इधर जोड़ते हैं वो सही। आई में जो है अगर 1 जोड़ते हैं तो जे आएगा दोस्तों। 20 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 22 यानी भी आ जाएगा। 19 में अगर जो है 19 3 22 भी, जे भी तो सब में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं। अच्छा बी में देखें दोस्तों, हम तो लास्ट में चेक करें। बी में देखिए इधर 1 घट आ रहा है, ठीक है, माइनस में 1 हो रहा है, ठीक है। ए में देखिए माइनस में 2 जा रहा है दोस्तों, माइनस में 2, और एल में जो है माइनस में 3 जा रहा है, यानी पहले जुटा फिर घट रहा है, तो यहाँ पर घटाइएगा। ई में जो है, ई में 1 घटेगा तो कितना होगा, डी हो जाएगा। एल में 2 घटेगा तो जे हो जाएगा। एफ में 3 घटेगा तो सी हो जाएगा। तो डी जे सी कहाँ है दोस्तों, देखिएगा डी जे सी ये कहाँ है, तो जे भी डी जे सी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। 17 में क्या दिया दोस्तों, कहता ऑन गोइंग का लिखा है इतना, ठीक है, ऑन गोइंग का। इसको ओ का जो दोस्तों, यहाँ पर जो ओ का ओ लिखा है, ठीक है, ओ का ओ लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 0 प्लस किया है, ठीक है। यहाँ पर एन का जो है फिर ओ लिखा है, प्लस में 1 किया है। जी का जो है एच लिखा है दोस्तों, प्लस में 1 किया है, समझ गए दोस्तों। जी का एच लिखा है, प्लस में 1 किया है। फिर ओ का ओ लिखा है दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि स्वर में जो है 0 जोड़ रहा है, स्वर को सेम छोड़ रहा है, लेकिन व्यंजन को जो है 1 जोड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आर में जो है अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एस जाएगा, ठीक है। ई को तो ई ही रह जाएगा, ठीक है। पी में 1 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा, तो क्यू
QES, QES कहाँ दिख रहा है, देख रहा है QES यहाँ भी है दोस्तों, यहाँ भी 2 गो मिल गया। अच्छा एक अगला चेक करते हैं, फिर O है दोस्तों, O का तो वही रह जाएगा, समझ गए। देखिए OQS एक ही गो में है ये दोस्तों, OQES ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये सब तो आप हल कीजिएगा दोस्तों, इसमें हम कुछ नहीं बता पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाव क्या बताएं इसमें हम, मान धरिए हल कीजिए। 19 का ऑप्शन नंबर 1, 20 का देखिए दोस्तों, 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 का 1, 22 का 1, 23 में देखिए दोस्तों, कहता है कुछ अक्षर दिया हुआ है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का आता है, तो कहता है कितने अक्षर में बदलाव नहीं होगा, दीजिएगा। तो ए का तो पहले यही हो जाएगा दोस्तों, ए के बाद क्या आएगा देखिएगा, ए के बाद आ जाएगा डी, या डी के बाद ई आ जाएगा, तो यहाँ पर डी लिखे, यहाँ पर ई लिखते हैं। ठीक है, डी आई खत्म है दोस्तों। अब क्या आएगा, अब आएगा दोस्तों आई आ जाएगा, आई के बाद क्या आएगा दोस्तों, आई के बाद बताइएगा, आई के बाद आ जाएगा ओ आ जाएगा, है ना, आई के बाद ओ, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। ओ के बाद आएगा दोस्तों आर हो जाएगा, है ना, आर और एस, कुछ और छूट रहा है क्या, देखे तो आर एस टी, तो आर हो जाएगा, फिर एस टी हो जाएगा। देखिए दोस्तों कौन सा बदलाव नहीं, खाली देखिए ए वाला ए बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों, ये बदलाव नहीं, बाकी सब बदलाव हो चुका है। और कुछ है बचा हुआ, देखिए तो हमें तो लगा कुछ भी नहीं, केवल एक ही जो है बदलाव नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक बदलाव नहीं हुआ है, ये दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है, कहता है कुछ वर्णमाला दिया दोस्तों, कहता है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम बाएं से दाएं जो है पुनर्व्यवस्थित करें, तो वही सेम टू सेम जैसे ऊपर वैसे नीचे दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप हल कर लीजिए, क्योंकि एक बता चुके हैं, अब सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा, 125 में क्या कर रहा है दोस्तों, असंगत को पहचानने के लिए कर रहा है, असंगत को पहचानना है। देखिएगा यहाँ पर देखें 15, ओ का 15 हो रहा है, डब्लू का 23, मतलब प्लस में 8 हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों कितना हो रहा है, देखिएगा शायद यहाँ पर 10 हो रहा है ना, प्लस में 10 हो रहा है, इधर देखिए तो प्लस में 8 हो रहा है, यहाँ देखते हैं दोस्तों प्लस में 8 हो रहा है, 10 और 18, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में 10 जुट रहा है, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर जरा देखते हैं दोस्तों आगे की ओर, यहाँ देखिए एस और यू कितना हो रहा है दोस्तों, प्लस में 2 हो रहा है, प्लस में 2 हो रहा है। इधर देखिए तो 13 प्लस में 3 16 हो रहा है। इधर देखते हैं 17 प्लस में 2 19 हो रहा है, 16 प्लस में 2 18 हो रहा है। यहाँ देखिए प्लस में 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26 में देखिए तो 15 प्लस में 3 18 हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए 24 प्लस में 2 हो रहा है 26, 13 प्लस में 2 15, 16 प्लस में 2 18, यहाँ पर देखिए प्लस में 3 जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सब में प्लस 2 2 हो रहा है ने। 26 27 हो गया दोस्तों। 27 के बाद आते हैं 28 की ओर। ये तो क्रम के अनुसार बैठाना है दोस्तों, तब क्रम के अनुसार बैठाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा दोस्तों, कुछ शब्द दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा में हम लिखते हैं, COUN TE और TED, ये बड़ा लिख दिए। अब इसको बैठा दीजिएगा तो पहले तो सी हो जाएगा दोस्तों, सी का सी, उसके बाद डी हो जाएगा, डी कट गया, फिर ई हो जाएगा, ई कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा, एन कैंसिल हो गया, एन के बाद हो जाएगा ओ, उसके बाद दोस्तों टी या फिर यू हो जाएगा, हो गया ना बस। अब कहता है बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा कौन, बाएं से चौथा हो जाएगा दोस्तों एन, दाएं से दूसरा हो जाएगा टी। तो एन और टी के बीच कितने वर्ड देखे, तो एन के बाद एन और टी के एम, एन के बाद हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस हो जाएगा, 5 गो, ऑप्शन नंबर बी। 130 तो शब्दकोश के अनुसार बैठाना है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने त्रिभुज है दोस्तों, काउंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, काउंटिंग आशा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 132 की ओर, क्या है, साइकिल और कार, इधर नीचे बाइक दिया हुआ है, कहता है सभी तीनों वाहन चला सकने वाले व्यक्ति की संख्या, तीनों वाहन चला सकने वाले व्यक्ति की संख्या कितना है दोस्तों, 6 है, 6 हो गया। कहता है इसमें से कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्ति की संख्या, इसमें से कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्ति की संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा बताइए। तो 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्ति की संख्या के बीच के अंतर निकालना है, तो निकाल दीजिएगा दोस्तों, बताइएगा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 वाहन चला रहा है 12,
फिर 8 और फिर 7 चला रहा है, तो 12 8 20 और 7 27, तो 27 में से 6 घटाइए कितना होगा दोस्तों 21 है ना। 21 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों ऐसा कि दोनों का जोड़ करके तीसरा लाया, यानी 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 करेंगे तो ये 11 आ रहा है। फिर देखिए उसी तरह दोस्तों, उसी तरह इसमें क्या है 11 प्लस 7 करते हैं तो 11 18 आ रहा है, ठीक है। 11 प्लस 7 करेंगे 18 देगा, यानी पीछे वाला के जोड़ा हुआ है। 29 प्लस 18 करेंगे तो 47 आ रहा है। तो 76 प्लस 47 करेंगे कितना होगा दोस्तों, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा दोस्तों 123 हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए 133 में थोड़ा देख लीजिएगा क्या कर रहा है, जो 34 में देखते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों गुना में 2 कर रहा है, गुना में 2 और प्लस में 1, गुना में 3 कर रहा है दोस्तों, गुना में 3 और प्लस में 1, गुना में 4 कर रहा है दोस्तों, ठीक है, गुना में 4 और प्लस में 1, ठीक है, गुना में 4 प्लस में 1, तो अब हो जाएगा गुना में 5, ठीक है। गुना में क्या होगा दोस्तों, गुना में 5 और प्लस में 1, 41 बचे कितना होता है 41 गुना 5, 1 बचे 5, 4 बचे 20 और प्लस में 1 206, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 36 की ओर। क्या किया गया दोस्तों बताइएगा। इधर 24 का अंतर हो रहा है दोस्तों, अंतर कितना हो रहा है 24 का। इधर देख रहे हैं दोस्तों 23 7 30, मतलब 27 का अंतर हो रहा है दोस्तों। इधर अंतर हो रहा है दोस्तों 30 का, है ना। इधर अंतर हो रहा है दोस्तों 33 का। तो हम देख रहे हैं दोस्तों 24 और प्लस में 3 हो रहा है, 30 और प्लस में 3 यानी प्लस 3 3 का अंतर है दोस्तों। तो यहाँ भी प्लस 3 का अंतर हो जाएगा, तो 33 3 36, 36 जोड़ दीजिए कितना 6 3 9 हो जाएगा। इधर 3 1 4 249, 249 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 136 की ओर आते हैं। कहता मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्शन लेते हैं, ये आपका 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर मित्र है, यहाँ पर मैं हूँ। दोनों मित्र जो है एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया और कहता है 30 मीटर चलने के बाद, 30 मीटर चलते हैं दोनों दोस्तों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो 30 मीटर चलते हैं। यहाँ 30 मीटर आते हैं, इधर भी चले 30 मीटर, ठीक है, 30 यहाँ भी चले 30 यहाँ भी चले, समझ गए। अब ये क्या कहता है दोस्तों, कहता है चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घुमा, मेरा मित्र जो है बाएं घुमा और 10 चला, बाएं घुमा और 10 चला, फिर वह दाएं घुमा और 20 चला। इसके बाद जो है दोस्तों मेरा कहने का मतलब मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं, केवल मित्र के बारे में कर रहा है कि बाएं घुमा और फिर दाएं घुमा, ठीक है। उसके बाद कहता वापस उस सड़क पर पहुंच गया जिस पर जो है चलना शुरू किया था, वापस जो इसी सड़क पर पहुंच गया। 10 इसका मतलब चला होगा। तो अब कहता है दोस्तों दोनों के बीच की दूरी है कितना है, तो आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस 100 है दोस्तों। इधर 30 चला है, इधर 20 चला है, इधर फिर 30 चला है, तो 30 30 60 और 20 80, यानी टोटल 80 चला। अब डिस्टेंस कितना बच गया सेम, तो डिस्टेंस बच गया 20 मीटर, यानी 20 मीटर की दूरी पर ये दोनों के बीच में अब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर आते हैं। कुछ बेन आरेख दिया हुआ दोस्तों और इसके अंतर्गत ऑप्शन छाटना है। उल्लू स्तनधारी सरीसृप, उल्लू के स्तनधारी के अंतर्गत ही उल्लू आता है दोस्तों। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो स्तनधारी, एक मिनट दोस्तों, उल्लू जो है स्तनधारी के अंतर्गत आएगा, इस तरह से होगा, समझ गए। ये तो गलत हो गया दोस्तों, है नहीं इसके अनुसार। स्टेशनरी पेन पेंसिल, स्टेशनरी के अंतर्गत पेन भी आएगा और पेंसिल भी आएगा, अतः ये तो गलत हो गया। फिर डॉक्टर पिता और भाई, डॉक्टर के कुछ भाग पिता भी हो सकता है, पिता के कुछ भाग डॉक्टर भी हो सकता है, भाई के कुछ भाग जो है पिता भी हो सकता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। माँ इंजीनियर महिला, ठीक है, महिला के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों माँ, ठीक है, महिला के अंतर्गत ही क्या आएगा माँ, अतः ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 38 की ओर चलते हैं। 38 में क्या कर रहा है, एक वर्गाकार खेत में जो है 4 व्यक्ति ए बी सी डी हर भुजा के मध्य खड़े हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए दिया हुआ है, इधर बी दिया हुआ है, इधर सी दिया हुआ है, इधर डी दिया हुआ है, ठीक है, ये सभी खड़े हैं, ठीक है। अब इसमें कर रहा है दोस्तों चित्र में दर्शाए अनुसार, कहता ए को जो दक्षिणावर्त 2.5 भुजा चलना है, 2.5 भुजा, ये सब मिडिल पॉइंट में है, यानी हाफ में है। यहाँ भी देखिए हाफ में है, हाफ में है, हाफ में। कहता दक्षिणावर्त मतलब दाहिना जो है
क्लॉक वाइज जो है ए को कहता है 2.5 भुजा चलना, 2.5 भुजा, यानी यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं तो एक भुजा काउंटिंग हो, क्योंकि यहाँ पर ये आधा है, ये भी आधा मिलाकर तो एक भुजा हो गया, तो एक भुजा चला। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते हैं तो 2 भुजा हो जाएगा। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ तक आते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तब होता है 2.5 भुजा, यानी ए जो है ए की स्थिति जो है यहाँ पर आ जाएगा। ए कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ए यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए। अब क्या कर रहा है दोस्तों, डी बामा बर्थ जो है 2.5 भुजा चलता है, बस सेम टू सेम उसी करते डी को, तो डी को जो 2.5 भुजा, देखिए एक भुजा हो गया दोस्तों, यहाँ से फिर यहाँ 2 भुजा हो गया, ठीक है। आधा और चलना है तो आधा और चलिएगा, ये देखिए आधा और चल दिए, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जो डी जो है यहाँ आ जाएगा डी, ठीक है। तो कहता है अब इसमें ऑप्शन देखना है, कहता है बे होंगे तो बे किधर होंगे, तो ये जो है यहाँ पर देखिए साउथ दिया हुआ, इधर इधर जो है नॉर्थ दिया हुआ लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ए हो जाएगा साउथ में और एन हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा नॉर्थ में, ठीक है। ए हो जाएगा साउथ में, डी हो जाएगा नॉर्थ में, तो ए हो जाएगा साउथ में देखिए और डी हो जाएगा नॉर्थ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 39 की ओर। ये तो भाई सीरियल में लिखना है, पहले कपड़ा को भिंगोएंगे, भिंगा करके धोएंगे, धो करके जो है उसको खंगालेंगे, खंगाल करके सुखाएंगे, सुखा करके इस्त्री कर देंगे, बस हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 140 की ओर। ये दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों, इधर दर्पण रखा गया है, ठीक है। अगर दर्पण इधर है तो ये जो तीर दिख रहा है तो तीर पहले तो इधर हो जाएगा दोस्तों, तो तीर कहाँ है दोस्तों, तीर देखिए इधर दिया हुआ है, बाकी किसी में तीर है ही नहीं, इधर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 41 की ओर। यहाँ देखिए ये जो है 4 भुजा वाला चतुर्भुज दिया हुआ है, तो आगे बढ़ाया तो पंचभुज कर दिया है। यहाँ पर जो षष्ठभुज है दोस्तों, तो आगे बढ़ाएगा तो सप्तभुज कर देगा, तो सप्तभुज कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जो है सप्तभुज है, देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5, 6, 7 भुजा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 142 की ओर। 142 में क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है वह कीर्ति चुने जो बाकी से अलग है, तो ऐसे भी दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बाकी से अलग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 43 की ओर आते हैं। देखिएगा 43 की ओर, कथा नीचे दिए गए दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सामने सामने ट्रायंगल दिया हो दोस्तों, तो यहाँ भी सामने सामने वृत्त आएगा, यहाँ भी वृत्त आएगा। तो देखिए वृत्त कहाँ है दोस्तों, एगो वृत्त यहाँ, एक तो वृत्त यहाँ, ये जो वृत्त है लेकिन अंडाकार वृत्त, लेकिन अंडाकार है, ठीक है, ये पूर्णतः गोल है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूरी तरह वृत्त है नहीं है, अंडाकार है वो। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 144 की ओर। 144 में पहले एक कागज लिया दोस्तों, देख रहे हैं, एक कागज लिया चौखूटा, उसके बाद इधर इसको मोड़ दिया कोन से, ये कोन से जो है मोड़ दिया यहाँ पर बीच बीच में, उसके बाद फिर उसके बाद मोड़ने के बाद यहाँ से फिर इधर मोड़ दिया है दोस्तों, है ना, उसके बाद फिर इधर से इधर मोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक जो है होल कर दिया है, तो जब इसको इधर से हम इधर खोलेंगे दोस्तों तो एक होल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कि जब इसको हम इधर से इधर खोलेंगे दोस्तों तो एक होल यहाँ पर आ जाएगा, एक होल यहाँ पर आएगा। अब ये आधा वाला जो है ए वाला पार्ट, ये हम इधर खोलेंगे तो एक होल इधर, एक होल इधर, एक इधर, एक इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर दे रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 145 की ओर। कथा एक घन के 5 फलक पर निम्नलिखित आकृति बनाई गई है, शीर्ष सतह खाली है, दीर्घवृत्त जो है क्रॉस और त्रिकोण के बीच है, ठीक है। कहता है वर्ग त्रिभुज के दाईं ओर है और दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के विपरीत है, तो वृत्त का जो है वृत्त किस मुख पर स्थित है, ठीक है। तो ध्यान दिए, इसको हम पहले एक वृत्त, एक जो है देखिए ये जो आकृति 3D है दोस्तों, तो इसको माइंड में अगर बनाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं बनाते थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, वो जो है उसको हम पहले खोल देते हैं, कहने का मतलब जो है वो 6 भुजा वाला जो घन है उसको हम पहले खोलते हैं बढ़िया से, ठीक है। मैंने जो है इसको खोल दिया, दिखा दोस्तों, इसको हम खोल दिए। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है शीर्ष सतह खाली है, शीर्ष जो है खाली है, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष सतह जो है क्या है, खाली है, ठीक है। कहता है दीर्घवृत्त जो है क्रॉस और त्रिकोण के बीच है और वर्ग जो है त्रिभुज के दाईं ओर है, त्रिभुज के दाईं ओर जो है वर्ग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है दीर्घवृत्त जो है क्रॉस और त्रिकोण के बीच है, दीर्घवृत्त, ये वृत्त जो है कि क्रॉस और त्रिकोण के बीच में आ जाएगा और ये वाला सतह खाली दिया हुआ, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहता है दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे को जो है विपरीत है, दीर्घवृत्त देखिएगा और वर्ग देखिए ये दोनों जो आपस में विपरीत है,
विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। इसका विपरीत ए वाला होता है और इसका विपरीत ए वाला होता है, समझ गए। अब इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, तो कहता है वृत्त जो है किस मुख पर, वृत्त किस मुख पर है, तो कहता है वृत्त जो है किस मुख पर है। तो वृत्त जो है इसमें जो है वृत्त क्या है दोस्तों, वृत्त हो जाएगा तल पर हो जाएगा, ठीक है। वृत्त क्या हो जाएगा, तल पर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला आकृति खाली है तो नीचे वाला क्या तल पर हो जाएगा वृत्त, ठीक है। क्योंकि इसका अपोजिट ये हो रहा है, ये भी खाली है दोस्तों, समझ गए। तो वृत्त किस पर हो जाएगा, तल पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जो है आप बना सकते हैं ना, मतलब कि माइंड में बैठाइएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा जो दिक्कत हो सकता है बहुत ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 46 की ओर। इसमें देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, ये जो चारों आकृति दिया हुआ है इससे मिला करके एक आकृति बनाना है, तो कौन सा हो जाएगा। क्या ये वाला आकृति कहीं इसमें दिख रहा है, इस तरह आकृति इसमें कहीं है, देखिए तो नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझ गए बात को। देखिए इसमें जो है जीरी को एक त्रिभुज दिया दोस्तों, इसमें देखिए दो दो को त्रिभुज दिया हुआ, क्या दो त्रिभुज इसमें कहीं है, दिख रहा है, नहीं, कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए दो को वर्ग दिया हुआ है दोस्तों, क्या दो को वर्ग ऊपर में है कहीं, नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ये तो भाई ऑप्शन वाइज चलना है दोस्तों, तो ऑप्शन वाइज चलिए। क्या कर रहा है दोस्तों, 1 2 3, 1 ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, 2 ये तो कट हो गया दोस्तों, 3 देखिए कट हो गया, 2 और 3 सेम है लेकिन एक सेम नहीं है, एक खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। 1 5 6, 1 तो ठीक है दोस्तों, 5 देखिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, वृत्त के अंतर्गत वृत्त, और 6 देखिए ये भी सत्य है, ये तो ठीक हो गया। 2 3 4 देखिए 2, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ काट के, 3 इक्वल पार्ट में काट के बांटा हुआ है, और दिया हुआ है 2 3 4, 4 कहाँ दोस्तों, ये भी देखिए इक्वल पार्ट में बांटा हुआ, ये भी सत्य हो गया। 7 8 9, 7 8 9 ये भी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 की ओर आते हैं। अतः इसमें जो है इस सब में से कौन सा आकृति इसमें निहित है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिखा आपको, क्या ये आकृति निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 149 की ओर, कहता 90 डिग्री जो है टर्न आउट इधर से इधर करते हैं, 90 डिग्री, समझ गए। जब 90 डिग्री हम टर्न आउट करेंगे दोस्तों, तो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो है किधर हो जाएगा, ये नीचे बनेगा, इस तरह से हो जाएगा, पहले तो ये तो इधर हो जाएगा, और ये ट्रायंगल जो है इस तरह से हो जाएगा, समझ गए। ये ट्रायंगल घुमाएंगे तो इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, तो इस तरह से ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है बताइएगा दोस्तों, है ये वाला यहाँ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 150 में, फिर वही मिलान करना है दोस्तों इसका, मतलब ऑप्शन वाइज, ठीक है। AIRS दिया हुआ है, अब इसको मिलाइए, ठीक है। पहला दिया 0 0 0 इधर 0 इधर, ए पर तो कट रहा है दोस्तों, इसका मान तो ये हो गया। 6 और 8 8 कहाँ है दोस्तों, आई पर कट रहा है दोस्तों, इसका मान तो आई रहता हो रहा है दोस्तों। 7 8 इधर हो गया और 8 इधर हो गया, आर भी आ रहा है दोस्तों, इसका मान आर भी है दोस्तों। 8 और 8 टी आ रहा है दोस्तों, जो कि टी नहीं है, यहाँ पर टी है, देखिए एस दिया हुआ, गलत हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं 4 और 3 देखते हैं, 4 3 कहाँ है दोस्तों, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। हाँ 4 और 3 देखिए, 4 और 3 ए पर कट रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। 5 और 5 आई पर कट रहा है तो आई हो जाएगा। 8 और 6 आर पर कट रहा है तो आर हो जाएगा। 9 और 5 एस पर कट रहा है तो एस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो मैथ रीजनिंग का सेक्शन यानी पूरा जो है सेट खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।